चैप्टर 64। अब आगे। नर्म रोशनी फैली हुई थी। क्रिस्टल की झूमर से गिरती पीली रोशनी सबके चेहरों को सुनहरा बना रही थी। टेबल पर सजे खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। बटर, लहसुन और मसालों की महक जैसे किसी पुराने रिश्ते की गर्माहट दे रही हो। सास, रिद्धि, सिद्धि, नाज, ऋषि और रोनी ऑल टुगेदर एक परिवार की तरह बैठे थे। पहली बार इतने लोगों के साथ सास को अपने घर में सुकून महसूस हो रहा था। नाज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का खाना स्पेशल है, क्योंकि इस टेबल पर अब हमारी नई बेटियां भी हैं। सास ने भी नाज की ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। रिद्धि और सिद्धि को देखकर बोला, आज से ये घर तुम दोनों का भी है। डर या झिझक की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर नाज उठी और दोनों बहनों के पास आकर उनके प्लेट में अपने हाथों से खाना परोसने लगी। उसकी उंगलियां जब रिद्धि के कंधे पर टिकी, तो उसमें एक माँ जैसी गर्मी थी। फिर उसने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब से इस घर को अपना ही घर समझो बेटा। सास बस मुस्कुराकर नाज को देखता रहा। रिद्धि और सिद्धि दोनों एक पल को नाज की बात सुनकर सुन्न सी हो गईं। इतने सालों बाद किसी ने इस तरह उन्हें अपनापन दिया था। आंखें नम हो आईं, लेकिन दोनों ने मुस्कान में अपने जज्बात छिपा लिए। जी, बस इतना कहा उन्होंने, और फिर सिर झुकाकर खाने में लग गईं। कमरे में बातचीत चलती रही। रोनी अपनी किसी ऑफिस पार्टी की बात कर रहा था। ऋषि ने अपने नए बिजनेस प्रोजेक्ट का जिक्र किया, और नाज हंसते हुए बीच बीच में सबको खिलाती रही। लेकिन रिद्धि का ध्यान सिर्फ एक ही ओर था, अपनी दी, सिद्धि की ओर। सिद्धि चुप थी। वह अपने कांटे से बस प्लेट पर खेलती रही। उसकी आंखों में दूर कहीं कोई खामोश लहरें थीं। रिद्धि समझ रही थी कि उसकी बहन के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। रात के खाने के बाद सबने मिलकर थोड़ा वक्त गार्डन में बिताया। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कमरों में चले गए। रिद्धि और सिद्धि का कमरा ऊपर था। बालकनी से नीचे गार्डन का नजारा दिखता था। कमरे में नीली रोशनी का एक कोना था। पर्दे हवा में हिल रहे थे। रिद्धि ने दरवाजा बंद किया और सीधे अपनी दी के पास आई। दी, उसने धीमे स्वर में कहा। सिद्धि ने आईने में खुद को देखा, बालों को संवारते हुए बस मुस्कुराई। क्या हुआ? एक बात पूछनी थी। सिद्धि ने बिना पलटे कहा, पूछो। रिद्धि थोड़ी देर चुप रही। फिर उसके शब्द एकदम सधे हुए निकले। दी, क्या आप सच में सास सर से शादी करने वाली हैं? सिद्धि ने उसके सवाल पर हल्की सी मुस्कान दी, जो कुछ छिपा रही थी। उसने धीरे से कहा, हाँ रिद्धि, हम यहीं इसलिए आए हैं। रिद्धि ने गौर से दी की आंखों में झांका। उसमें एक चमक थी, लेकिन वह प्यार की नहीं, किसी और चीज की थी, जैसे कोई मिशन, कोई अधूरा मकसद। दी, क्या आप सच में सास सर को पसंद करती हैं? इस बार सिद्धि की मुस्कान ठहर गई। आईने में उसका चेहरा एक पल को सख्त हो गया। हवा जैसे ठहर सी गई। उसने कुछ नहीं कहा। रिद्धि उसके पास आई। दी, आपकी खामोशी बता रही है कि आप उस आदमी की बात पर भरोसा कर इस घर में आए हैं, बदला लेने के लिए। सिद्धि ने उसकी ओर देखा, चेहरा गंभीर। रिद्धि, दी, रिद्धि ने उसकी बात काटते हुए कहा, आप नहीं जानती, इस घर में जो लोग हैं, वो दिल से कितने सच्चे हैं। सास सर की आंखों में मैंने आपके लिए कुछ देखा है, प्यार, सच्चा और पवित्र। और नाज, आंटी, उन्होंने हमें बेटी कहा। दी, बेटी। सिद्धि की आंखें हल्की झपकी, जैसे किसी ने उसके दिल में पत्थर फेंक दिया हो। रिद्धि की आवाज अब भर्रा रही थी। दी, जब उन्हें पता चलेगा कि आप बदला लेने आई थी, तब आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जो प्यार आपसे जुड़ रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। सिद्धि ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। तुम नहीं समझोगी रिद्धि, किसी के किए गुनाह की सजा जब किसी को नहीं मिलती, तो वो जख्म अंदर सड़ते हैं। वो आदमी जिसने हमें सब कुछ छीन लिया था, वो यही है, इसी घर के आसपास। और मैं उसे सजा दूंगी। लेकिन दी, रिद्धि आगे बढ़ी, अगर वो सच नहीं हुआ तो, अगर जो आपने सुना या देखा वो अधूरा सच हुआ तो। सिद्धि ने उसकी ओर देखा, आंखों में आग थी। मुझे सबूत चाहिए, और वो मैं ले लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने दिल से ही क्यों ना लड़ना पड़े। रिद्धि ने सिर झुका लिया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा की सरसराहट थी। रिद्धि धीरे से बोली, दी, आपने कभी सास सर की आंखों में देखा है? उनमें वो गुस्सा नहीं, वो दर्द नहीं, जो किसी गुनहगार की आंखों में होता है। उनमें बस एक खालीपन है, जैसे कोई बहुत गहरी चोट खा चुका हो। शायद वो भी किसी झूठ का शिकार हुआ हो। सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर भावनाओं का संघर्ष साफ झलक रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्धि बालकनी में खड़ी थी। नीचे गार्डन में सास फोन पर किसी से बात कर रहा था। हल्की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। सास के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सच्चाई का सुकून।
रिद्धि उसकी दी के पीछे खड़ी थी। उसने देखा, सिद्धि की आंखों में हल्का सा कंपन हुआ, जैसे उसकी आत्मा लड़ रही हो प्यार और नफरत के बीच। दी, अगर प्यार सच हुआ तो। सिद्धि ने पलटकर रिद्धि की ओर देखा। एक पल को उसकी आंखें नम हुई, फिर उसने खुद को संभाला और बोली, तो मैं अपने बदले को भूल जाऊंगी, लेकिन अगर वो झूठा निकला तो उसके प्यार का हर एहसास में राख कर दूंगी। रिद्धि ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दी के कंधे पर हाथ रख दिया। उस रात दोनों बहनों को नींद नहीं आई। सिद्धि के मन में अतीत के जख्म जाग गए, वो दिन जब किसी ने उनकी मां को धोखा दिया था, जब उनकी जिंदगी एक हादसे में तबाह हुई थी। और उस हादसे के पीछे जिसे बताया गया था, उसका नाम साज रावल था। पर क्या सच में वही था? रिद्धि के दिल में सवाल था, और उसे यकीन था, जल्द ही इस घर में एक ऐसा सच सामने आएगा जो दोनों की जिंदगी बदल देगा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। अंशी भीगती हुई उस बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी, जिस पर उसने न जाने कितनी बार हाथों से चोट की थी। ग्रेटर देन सारांश, दरवाजा खोलो प्लीज, सिर्फ एक बार बात कर लो मुझसे। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस दीवारों के बीच उस सन्नाटे की ठक ठक गूंजती रही, जो उसके दिल की धड़कनों की तरह टूटती जा रही थी। उसकी हथेलियां दरवाजे पर लाल पड़ चुकी थीं। बारिश के पानी और उसके आंसुओं में अब फर्क करना मुश्किल था। एक पल को उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ठीक है, जितना भाग सकते हो भाग लो मुझसे, लेकिन मैं वापस आऊंगी तुम्हारा सच लेकर। वो पीछे मुड़ी और सीढ़ियां उतरती चली गई। उसके कदमों की आहट जैसे हर मंजिल पर गूंजती रही, ठक ठक ठक। हर ठोकर में एक अधूरी बात थी। चैप्टर 65, अब आगे। उसने अपनी कार में बैठकर इंजन ऑन किया। वाइपर बारिश की बूंदों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो अपने मन से सारांश की छवि मिटाने की कोशिश कर रही हो। पर जितना मिटाती, उतना वो और साफ दिखने लगता। घर लौटने का मन नहीं था। उस हवेली की शांति में आज उसे और घुटन महसूस होती। उसने स्टीयरिंग मोड़ दी, रास्ता बदल गया। और कुछ देर बाद उसकी कार एक जानी पहचानी बंगलों के सामने रुकी, अंश का घर। अंशी ने बेल बजाई, दरवाजा खोला निया ने, जो उसे देख पल भर को चौंक गई। अरे, अंशी बेटा। इस वक्त वो भीगी हालत में थी, बालों से पानी टपक रहा था। अंशी ने कुछ नहीं कहा, बस दौड़कर निया से लिपट गई। उसकी बाहों में वो सारा दर्द जैसे बाहर निकल आया। मासी माँ, कैसी हैं आप? निया ने उसके गीले बालों को सहलाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ बेटा, पर तू बता, तू ठीक है? क्या हुआ? अंशी ने बस सिर झुका लिया। कुछ नहीं मासी माँ, बस आपसे मिलने का मन हुआ। नेहा सब समझ गई। उसकी आंखों में वही मातृत्व था, जो बिना बोले सब पढ़ लेता है। वो बोली, चलो, पहले कपड़े बदल लो, फिर सबके साथ डिनर कर लेंगे। सब डाइनिंग टेबल पर हैं। अंशी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान आधी रह गई। फिर भी उसने सिर हिलाया और वॉशरूम की ओर चली गई। कपड़े बदलकर जब वो बाहर आई, तो माहौल में एक अजीब सी गर्माहट थी। डाइनिंग एरिया में हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थीं। अंश, सोना और अक्ष आपस में मस्ती कर रहे थे। शिव चौधरी टेबल के हेड पर बैठे, सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अंशी के आते ही सोना खिल उठी। दीदी, आप आ गईं, बैठिए ना हमारे साथ। अंशी ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा, फिर अपनी नजरें शिव की तरफ मोड़ी। वो तुरंत उठी और उनके गले लग गई। दादू, कैसे हैं आप? शिव ने उसके बाल सहलाए और प्यार से बोले, अब ठीक हूँ, तू आ गई ना, आज आया कर तेरे इस दादू से मिलने। अंशी ने उनकी गोद में सिर झुका लिया, वही गोद जहां उसे हमेशा सुकून मिला था। नेहा ने प्लेटें सजाईं और सब साथ बैठ गए। टेबल पर खुशबू बसी थी, गरम रोटी, दाल तड़का और सबकी हंसी। अंशी चुपचाप सबको देखती रही। अंश और सोना की नोक-झोंक, अक्ष की मासूम बातें और नेहा का स्नेह, जैसे उसे याद दिला रहे थे कि जिंदगी सिर्फ दर्द नहीं होती। अंश कभी सोना की प्लेट से खाना चुराता, तो कभी सोना उसके मुंह पर रोटी रख खिलाती। दोनों की आंखों में वो मासूमियत थी जो शायद अंशी अब भूल चुकी थी। तुम दोनों का प्यार देखकर तो लगता है शादी की तारीख अब तय कर देनी चाहिए, शिव ने हंसते हुए कहा। सोना मासूमियत से बोली, दादू शादी क्या होती है? नेहा सोना से कहा, शादी के बाद तुम्हें कोई भी तुम्हारे हीरो दूर नहीं कर सकता। सोना चलते हुए बोली, फिर तो अभी करते हैं हीरो। सोना की बात सुन सभी मुस्कुरा दिए। अंशी भी मुस्कुराई, पहली बार उस रात। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे अब भी वो एक चेहरा छिपा था। सारांश मेहरा। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि उसकी याद न आए, पर जितना वो उसे भुलाना चाहती, उतना ही उसकी बातें याद आने लगती। मुझसे दूर रहो अंशी, मेरा साथ तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसने नजरें झुका लीं। अंश ने उसे गौर से देखा।
क्या हुआ अंशी? कुछ परेशान लग रही है। सब ठीक तो है? अंशी ने झूठी मुस्कान ओढ़ ली। कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा थक गई हूँ। अंश ने सिर हिलाया, पर वो समझ गया था, ये वही थकान थी जो दिल से आती है। दिन के बाद निया ने सबको मिठाई दी, गुलाब जामुन, जो हमेशा से अंशी की फेवरेट थी। वो एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोली, मासी माँ, आपके हाथ का टेस्ट कोई नहीं ला सकता। निया मुस्कुराई, तो रोज आ जाया कर, फिर शिकायत नहीं रहेगी। रात गहरा चुकी थी, टेबल साफ हो गया, बच्चे अपने कमरों में चले गए। अंशी बालकनी में खड़ी थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा अब भी ठंडी थी। उसके हाथ में एक कप चाय था, और मन में वही सवाल, क्या मैं गलत हूँ जो उसे समझना चाहती हूँ। पीछे से अंश आया और बोला, अंशी, अगर कुछ कहना हो तो कह सकती है। कभी कभी जो बातें दबा दी जाती हैं, वही सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। अंशी ने धीरे से कहा, भाई, क्या किसी को गलत समझना आसान होता है? कभी नहीं, अंश बोला, पर किसी के दर्द को समझना और मुश्किल होता है। उसकी आंखें भर आईं। वो बहुत टूटा हुआ है भाई, इतना कि खुद को ही सजा दे रहा है। और मैं बस उसकी दीवार के पार देखना चाहती हूँ। अंश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो देखना, लेकिन याद रख, कभी कभी जो सच दीवार के पीछे छिपा होता है, वो दिल तोड़ देता है। अंशी ने गहरी सांस ली। शायद यही तो मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा ये बता कौन है वो? अंश ने सवाल किया। अंशी की आवाज में हल्की सी झुंझलाहट थी, मगर उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान थी जो हर बार अंश का दिल पिघला देती थी। वो सीढ़ियों पर चढ़ती हुई बोली, भाई, आपको न हर बात जानने की आदत है, पर इस बार नहीं बताऊंगी। अंश मुस्कुराया, कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला, तेरी ये बातें न बचपन से नहीं बदली, लेकिन तेरे चेहरे का रंग सब बता देता है। मैडम लव स्टोरी चल रही है कुछ? अंश ने उसे देखा और बोला, राज तभी रखो जब कोई उस राज को जानने लायक न हो। लेकिन मैं तो भाई हूँ, हक बनता है मेरा। अंशी ऊपर पहुंच चुकी थी, मगर अंश की आवाज अब भी नीचे से आ रही थी। तू ना बताना मत, पर मैं ढूंढ ही लूंगा उस राज को, देख लेना। अंशी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। कमरा हल्की पीली रोशनी में डूबा था। वो पलंग पर बैठी, अपना फोन उठाया, स्क्रीन पर सारांश का नाम चमक रहा था। उसने मैसेज टाइप किया, तुमने मुझे यूं ही धकेल दिया, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें समझूंगी, चाहे तुम खुद को छिपा लो। लेकिन सेंड करने से पहले ही उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया। उसकी आंखों में एक अधूरी बात की नमी थी। नीचे से अंश की आवाज फिर आई, अंशी, कल ऑफिस जल्दी मत जाना, मुझे तेरे साथ कहीं जाना है। अंशी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, कहीं अगर वो जान ले, तो शायद मेरा मन समझ ले। वो खिड़की के पास आए, पर्दे हटाए। बाहर हवा में हल्की ठंडक थी, मगर उसके भीतर कुछ उबल रहा था। उसने खुद से कहा, सारांश, तुम जितना खुद को दूर करोगे, मैं उतनी ही कोशिश करूंगी करीब आने की। नीचे, अंश ने सोना की ओर देखा। लगता है इस बार मेरी बहन सच में किसी के प्यार में है। सोना मुस्कुराए, हीरो प्यार क्या होता है? अंश ने कहा, कुछ नहीं, चलो सो जाओ। इतना बोल वो सोना को रूम में ले गया। ऊपर अपने कमरे में, अंशी की आंखों से एक आंसू गिरा, जो उसके दिल की बेबसी का गवाह था। और नीचे, अंश के चेहरे पर एक जिज्ञासा भरी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि जिस नाम की तलाश वो कल शुरू करेगा, वो नाम, सारांश, उसके अपने अतीत की कहानी से भी कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है। चैप्टर 66। अब आगे। वशिष्ठ मेंशन। कमरे में हल्की धूप पर्दों के बीच से छनकर भीतर आ रही थी। शुभ ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की, गहरी सांस ली और करवट लेकर बिस्तर पर जा लेटा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी अनवी के बारे में सोच का सिलसिला बाकी था। कई मिनट बाद हल्की आहट हुई, अनवी उठ चुकी थी। उसके बाल थोड़े बिखरे थे, आंखों में नींद की हल्की झिलमिलाहट थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, फिर धीरे से बिस्तर से उतरी। शुभ ने उसकी हरकत महसूस की और तकिए पर सिर रखते हुए बोला, अनवी। वो आधी नींद में भी उसकी आवाज पहचान गया था। तुम शादी के बाद पापा की एकेडमी क्यों नहीं जाती? यही घर पर ही वर्कआउट क्यों करती हो? अनवी एक पल को थम गई। उसका हाथ पानी के ग्लास की तरफ बढ़ा था, लेकिन शुभ के सवाल ने जैसे उसके दिल की किसी पुरानी गहराई को छू लिया। वो धीरे से बोली, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से नजरें नहीं मिला पाती। शुभ। कमरे में सन्नाटा फैल गया। शुभ ने तकिए से चेहरा उठाया, उसकी तरफ देखा। अनवी की आवाज अब धीमी और टूटी हुई थी। अपने अतीत का सच जानने के बाद मुझ में हिम्मत ही नहीं बची उन्हें फेस करने की। जब भी उनकी आंखों में देखती हूँ, खुद से नफरत होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मैं उनके प्यार के लायक नहीं हूँ। शुभ ने धीरे से करवट ली, उसकी आंखों में हल्का दर्द था।
अन्वी, जो भी कारण रहा हो, पर यूं अपने पेरेंट्स को इग्नोर करना सही नहीं है। उन्होंने तुम्हें लाड़ प्यार से पाला है, तुम उनकी दुनिया हो। और भूलो मत, वो तुम्हारे लिए अपनी खुद की बेटी जैसी हैं, जबकि तुम उनकी अडॉप्टेड डॉटर हो। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, कभी कभी सच्चाई से भागने के बजाय उसका सामना करना जरूरी होता है। तुम खुद को सजा दे रही हो, अन्वी, लेकिन इससे सिर्फ वो टूट रहे हैं जिन्होंने तुम्हें संभाला है। अन्वी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में दर्द की झलक थी, मगर होठों पर कोई शब्द नहीं। शुभ ने बात खत्म की, फिर बोला, बाकी तुम्हारी मर्जी। उसने अपने चेहरे पर तकिया रखा और करवट बदल ली। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, मगर अब वो पहले जैसा सुकून भरा नहीं था। अन्वी कुछ पल वहीं खड़ी रही, शुभ की ओर देखा, उसके शब्द कानों में गूंज रहे थे। वो धीरे धीरे उठी, खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस किया, फिर बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वहां शीशे के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। चेहरे पर सुबह की रोशनी थी, लेकिन आंखों में गहराई तक फैला अपराध बोध। वो अपने ही प्रतिबिंब से बुदबुदाए, कभी सोचा नहीं था कि सच्चाई इतनी भारी लगेगी। उसकी उंगलियां शीशे पर चली, जैसे किसी अदृश्य याद को छू रही हों। शायद शुभ सही कह रहा है, उसने सोचा, लेकिन क्या मैं फिर से उनकी आंखों में वही अपनापन देख पाऊंगी? पानी का नल खुला, और उसके साथ बह निकले वो आंसू जो उसने रात भर रोके थे। वशिष्ठ मेंशन के उस एक कमरे में सुबह की रोशनी थी, मगर दो दिलों के बीच अब भी एक अनकही दीवार खड़ी थी, एक तरफ शुभ की सच्चाई और दूसरी तरफ अन्वी का अतीत। रावल मेंशन। सुबह का उजाला कमरे में फैल रहा था। नाज की आवाज नीचे से आ रही थी, रिद्धि, सिद्धि बेटा, नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। रिद्धि ने आईने में खुद को देखा, उसके चेहरे पर ठहराव था। सिद्धि ने बालों को पीछे किया, होठों पर हल्की लिपस्टिक लगाई और बोली, चलो, आज से हमारा खेल शुरू होता है। रिद्धि ने एक गहरी सांस ली, और शायद आज से तुम्हारा दिल भी सच में परखा जाएगा, दी। दोनों बहनें कमरे से बाहर निकलीं। सीढ़ियों पर चलते वक्त सास ने ऊपर देखा, उसकी नजर सिद्धि पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं। उस पल में कुछ था, नफरत, मोह या शायद वो प्यार जो किसी तूफान से पहले आता है। और ये शुरुआत थी उस कहानी की, जहां बदला और प्यार एक ही रास्ते पर चलने वाले थे। चौधरी हवेली। डाइनिंग एरिया में बस चम्मचों की खनक और बातों की हल्की गूंज सुनाई देती रही। सभी घर वाले वहां मौजूद थे, अंशी को छोड़कर। फिर सिमरन जी ने धीमी आवाज में कहा, बाऊ जी, मैं सोच रही थी, आज अन्वी को कंपनी से आते हुए ले आएं। रणधीर चौधरी ने हल्का भौं उठाए। अन्वी को शादी के बाद तो पगफेरे के दिन ही आई थी न वो? सिमरन जी ने सिर हिलाया। जी बाऊजी, वही तो, पगफेरे के बाद से वह अपनी ससुराल में ही व्यस्त रही। अब उसे यहाँ लाना चाहिए। घर को भी तो उसका इंतजार है। रणधीर चौधरी ने कुछ पल सोचा। उनके मन में भी अपनी पोती की छवि उभर आई, बचपन से ही अपने काम में परफेक्ट। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, आशी को बोल दो, शुभ के परिवार को खबर कर दे। अनवर जाकर अन्वी को ले आएगा। जी बाऊजी, सिमरन जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी बगल में बैठी नीति मुस्कुराए और बोली, हाय हाय जेठानी जी, आज तो घर में फिर से रौनक लौट आएगी। सिमरन जी ने उसकी ओर देखकर कहा, ग्रेटर देन, हाँ नीति, घर तो तभी पूरा लगता है जब सब बच्चे आसपास हों। रणधीर चौधरी ने अपनी नजरें दोनों पर डाली, वह अपने परिवार को इस तरह एकजुट देखकर संतुष्ट थे। फिर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों मिलकर शुभ के परिवार के लिए गिफ्ट तैयार कर लो। वो सब अनवर की कार में रखवा देना। ये कहते कहते रणधीर चौधरी को खांसी शुरू हो गई। राज जी ने आगे बढ़कर उन्हें पानी दिया। संदीप जी ने उसकी शॉल ठीक करते हुए कहा, बाऊजी आप अपना ख्याल रखें, अब ठंड से बचना होगा आपको। वशिष्ठ मेंशन। रसोई से आती कॉफी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सूरज की हल्की किरणें झरोखे से छनकर डाइनिंग एरिया में बिखर रही थी। अन्वी ने किचन काउंटर पर रखे टोस्ट और सलाद प्लेटों में सजाए, फिर मुस्कुराते हुए बटलर काका से बोली, बाकी सबका ध्यान आप रख लीजिए काका, शुभ अभी सो रहा है, मैं हमारा ब्रेकफास्ट ऊपर ले जाती हूँ। वो ट्रे उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। कदम धीमे थे, मगर चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। पिछले कुछ दिनों से शुभ और उसके बीच का तनाव थोड़ा कम हुआ था। वो जानती थी कि वो उसे समझने की कोशिश कर रहा है। कमरे में पहुंचकर उसने देखा, शुभ अब भी उसी तरह बिस्तर पर फैला हुआ था। बाल थोड़े बिखरे, चेहरा मासूम सा। वो हल्के से मुस्कुराई, यह आदमी दुनिया की किसी भी टेंशन को सुला सकता है। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखी और धीरे से पर्दा सरकाकर धूप को थोड़ा अंदर आने दिया।
तभी उसके फोन पर हल्की सी पिंग हुई एक नोटिफिकेशन। वो फोन उठाकर देखने लगी। स्क्रीन पर अनवर का नाम चमक रहा था। संदेश छोटा था, लेकिन पढ़ते ही अनवी के चेहरे का रंग उड़ गया। दी, मैं आपको लेने आ रहा हूँ कुछ दिन के लिए। अपना सामान पैक कर लेना। बिस्तर पर लेटे शुभ ने करवट बदली और तकिया कसकर पकड़ लिया। अनवी धीरे से बोली, शुभ उठो। कोई जवाब नहीं। उसने फिर धीरे से हिलाया, शुभ उठो ना। शुभ की नींद अब भी पूरी नहीं हुई थी। उसने तकिए के अंदर से हल्की आवाज में कहा, सोने दो ना अनवी, बस 10 मिनट और। अनवी ने लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन लो, फिर सो जाना। शुभ ने धीरे से तकिया हटाया, आंखें अधखुली थीं। अच्छा, बोलो, सुन रहा हूँ। अनवी ने हल्की बेचैनी के साथ कहा, मैं आज अनवर के साथ हवेली जा रही हूँ। शुभ आधा बैठते हुए बोला, हवेली, मतलब चौधरी हवेली? हाँ। अनवी ने सिर झुका लिया। चैप्टर 67। अब आगे। शुभ ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ठीक है, लेकिन तुमने खुद कहा था कि तुम वहां रुकना नहीं चाहती। फिर क्यों जा रही हो? अनवी की निगाहें फर्श पर टिकी थीं। कभी कभी ना शुभ, इंसान को वहां जाना पड़ता है जहां वो नहीं जाना चाहता। शायद अनवर को मेरी जरूरत है। शुभ ने ट्रे की तरफ देखा, नाश्ता ठंडा हो चुका था। उसने मग उठाया, एक सिप लिया और बोला, ठीक है, जाओ, लेकिन मुझे एक बात बताओ। वो उसके पास आया, थोड़ा झुककर बोला, तुम हवेली जाओगी, सबसे मिलोगी, लेकिन क्या वहां अपने पेरेंट्स से बात करोगी? अनवी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं, मुझे वक्त चाहिए। शुभ की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। कब तक भागोगी उनसे, अनवी? उसकी आवाज में डांट नहीं थी, बस एक दर्द था। तुम जानती हो ना, वो तुम्हें कितना मिस करते हैं। तुम्हारी माँ रोज तुम्हारी तस्वीर के सामने बैठती हैं। और तुम? अनवी ने आंखें बंद कर लीं। मुझे मालूम है, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन जब भी उन्हें देखती हूँ, खुद से नजरें नहीं मिला पाती। पता नहीं क्यों शुभ, मुझे लगता है, अगर मैंने उनसे बात की, तो टूट जाऊंगी। शुभ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस ट्रे को थोड़ा खिसकाया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मैं जानता हूँ, ये आसान नहीं है, लेकिन कुछ रिश्तों को वक्त नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। और वो हिम्मत सिर्फ तुम में है। अनवी ने नजरें उठाई। उसकी आंखों में सच्चाई देखी, वही सच्चाई जो शायद उसके अपने घर में भी अब धुंधली हो चुकी थी। शुभ, उसने धीरे से कहा, क्या तुम शाम को मुझे लेने आओगे? मैं वहां रात नहीं रुकना चाहती। शुभ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बिल्कुल, जब कहोगी, आ जाऊंगा। वो पीछे मुड़ा और कपाट से अपनी जैकेट निकालने लगा। वैसे, उसने हल्के से कहा, अगर तुम्हारे पापा ने रोक लिया तो? कमरे में कुछ पल की खामोशी फैल गई। शुभ ने पास आकर उसके बालों को कान के पीछे सरकाया और बोला, जाओ, आज जो भी हो, डर मत। शायद कुछ पुराने सवालों के जवाब वहीं मिल जाएं। अनवी ने सिर झुकाकर हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद, किस बात का? शुभ ने पूछा। बस इतना समझने के लिए। वो मुड़ी, बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे पर रुककर एक पल को पलटी, शुभ उसे देख रहा था, कॉफी मग हाथ में लिए। उनकी निगाहें मिली, एक अनकही समझदारी, एक अनबोला ख्याल। दरवाजा बंद हुआ, और शुभ की निगाहें कुछ देर उसी तरफ टिकी रहीं। वो खुद से बुदबुदाया, काश अनवी, तुम जान पाती कि तुम्हारे डर से ज्यादा तुम्हारा सच तुम्हें आजाद कर सकता है। वो अपना मुंह तकिए से ढक कर सो गया। घड़ी की सुइयां 4 बजने का संकेत दे रही थी, लेकिन ऊपर वाले कमरे में अब भी नींदापन पसरा हुआ था। हल्की सी सुनहरी रोशनी खिड़की से भीतर गिर रही थी, जहां शुभ अपने बिस्तर पर फैला हुआ किसी बच्चे की तरह सो रहा था। तकिए को बाहों में भरकर, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, मानो कोई मीठा सपना देख रहा हो। नीचे ड्राइंग रूम में विराज ने अखबार मोड़ा, फिर एक नजर घड़ी पर डाली। उनकी भौहें सिकुड़ी। 4 बज चुके हैं, और ये लड़का अब तक सो रहा है। उनकी आवाज में वो परिचित पिता वाला झुंझलाहट थी, जिसमें प्यार की छाया भी होती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े, हर कदम पर सन्नाटा गूंज रहा था। ऊपर पहुंचकर दरवाजा खोला तो सामने वही नजारा, बिखरे तकिए, खुली लैपटॉप स्क्रीन, और शुभ उस पर उल्टा पड़ा हुआ जैसे किसी जंग में थककर गिरा सिपाही हो। विराज ने लंबी सांस भरी और आवाज दी, शुभ। कोई जवाब नहीं। उन्होंने थोड़ा जोर से कहा, शुभ उठो, देखो, 4 बज चुके हैं। अनवर आने वाला है अनवी को लेने। कम से कम नीचे आकर उससे मिल तो लो। शुभ करवट लेते हुए बोला, डैड, यार अभी क्या अनवर आया है? 5 मिनट और, प्लीज, मुझे सोने दीजिए। उसकी आवाज में आधी नींद, आधी नखरे थे। विराज ने तकिया खींच लिया। शुभ, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, थोड़ा तो सुधर जाओ, इन हरकतों को छोड़ो।
सुबह से दोपहर हो गई और अब शाम में भी यही आलस। शुभ ने बिना आंखें खोले करवट बदल ली, फिर पलटकर बोला, डैड, क्या मॉम होती तब भी आप मुझे चैन से सोने नहीं देते। ये सुनते ही विराज का चेहरा कुछ पल के लिए थम गया। मॉम, वो शब्द जो कई सालों से घर में सिर्फ तस्वीरों में ही मौजूद था। दीवार पर लगी आरती वशिष्ठ की मुस्कुराती तस्वीर मानो उस पर जिंदा हो उठी हो। विराज की आंखों में हल्की नमी झिलमिलाई, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने बाहें बांधते हुए गहरी सांस ली। क्या करूं मैं इस लड़के का, कहते हुए उन्होंने सिर झटका और नीचे जाने को कदम बढ़ाए। तभी कमरे का दरवाजा खुला। अन्वी वहां खड़ी थी, हल्के नीले सूट में, बाल पीछे क्लिप से बंधे हुए, चेहरे पर वही शांत मुस्कान जो शुभ की जिद को भी पिघला देती थी। डैड, आप जाए, उसने नर्म आवाज में कहा। मैं शुभ को उठा दूंगी। विराज उसकी ओर पलटकर बोले, कुछ इसे डिसिप्लिन सिखा दो अन्वी। अब ये लड़का तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनके स्वर में एक पिता का भरोसा भी था और थोड़ी सी शिकायत भी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही विराज की आवाज गलियारे में गुम हुई, अन्वी ने दरवाजा बंद किया और शुभ की ओर देखा। वो अब भी बिस्तर पर फैला पड़ा था, बाल बिखरे हुए, हाथ बिस्तर से लटक रहे थे। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर अन्वी की झुंझलाहट भी मुस्कान में बदल गई। वो धीरे से आगे बढ़ी, तकिया वापस उसके पास रखा और बालों से उंगलियां फेरते हुए बोली, शुभ, अब तो उठ जाओ। शुभ ने मुस्कुराकर आंख खोली। क्यों, तुम्हें बुरा लगता है क्या? मैं तो सोच रहा था तुम चाहती हो मैं घर पर रहूं। घर पर रहना और नींद में रहना, दोनों में फर्क है, मिस्टर वशिष्ठ। अन्वी ने तकिया उसके चेहरे पर रख दिया। अब उठो, वरना अनवा आ गया तो वही उठा देगा। शुभ ने धीरे से तकिया हटाया, मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है, डैड का गुस्सा तो झेल लिया मैंने, लेकिन तुम्हारी ये डांट में भी कुछ अलग ही मिठास है। मिठास नहीं, हकीकत है, अन्वी ने कहा। हर चीज में मजाक मत ढूंढो। वो अलमारी से उसकी शर्ट निकालकर उसकी ओर फेंकती है। जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। शुभ ने शर्ट पकड़ी। अरे, मेरी बीवी को तो बहुत जल्दी है अपने मायके जाने की। इतनी खुशी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अन्वी धीरे से बोली, खुशी भी है और डर भी। चैप्टर 68। अब आगे। शुभ ने नकली नाराजगी जताई। तुम जाओगी, मैं यहाँ अकेला रहूंगा। तुम बिना इस घर का चैन चला जाएगा। अन्वी उसकी ओर बढ़ी। तुम्हें चैन तब नहीं जाएगा जब तुम्हें खुद उठकर नीचे जाना होगा। अब उठो। वो हंसते हुए खड़ी हुई और खिड़की की ओर बढ़ गई। सामने बगीचे में धूप उतर आई थी। वहां विराज किसी माली से कुछ कह रहे थे। उनकी पीठ में अब झुकाव था, लेकिन आवाज में वही दृढ़ता। अन्वी को कुछ पल के लिए अपने ससुर की थकान महसूस हुई। घर में एक बेटे का आलस और एक पिता की जिम्मेदारी के बीच कभी कभी वो खुद को पुल की तरह महसूस करती थी, जो दोनों किनारों को जोड़ने की कोशिश में खुद टूटता जा रहा हो। शुभ अब तक बिस्तर से आधा उठ चुका था। बाल बिखरे हुए, पर मुस्कान कायम थी। तुम्हें पता है, उसने कहा, जब डैड कहते हैं थोड़ा सुधर जाओ, तो मुझे मॉम की याद आती है। वो भी यही कहती थी, शुभ, जिंदगी में सिर्फ सपने नहीं, सुबह भी देखो। अन्वी उसकी ओर देखती रही। शुभ की आवाज में उस पल एक अजीब सी थकान थी, मानो नींद सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी थी। शुभ, अन्वी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है न, मॉम तुम्हारे अंदर अब भी हैं। हर बार जब तुम मुस्कुराते हो, वो मुस्कुराहट उन्हीं की लगती है। शुभ ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, शायद, लेकिन डैड को लगता है मैं अब भी बच्चा हूँ। उन्हें लगता है मैं उनकी तरह कभी जिम्मेदार नहीं बन पाऊंगा। अन्वी उसके पास बैठ गई। शायद वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि तुम खो दोगे वो चीज जो उन्होंने इतने सालों में बनाई है। तुम्हें सुधारने की कोशिश गुस्से से नहीं, डर से आती है। शुभ ने उसकी आंखों में झांका। और तुम क्यों मेरे साथ खड़ी रहती हो जब मैं सबकी नजरों में गलत साबित हो रहा होता हूँ? क्योंकि, अन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी को तो सही साबित करने के लिए साथ खड़ा होना पड़ता है। शुभ ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियां थाम ली। तुम्हारी ये बातें सुनकर तो अब उठने का मन ही नहीं कर रहा। शुभ, वो झुंझलाते हुए बोली, अब बस करो और तैयार हो जाओ, वरना डैड फिर से ऊपर आ जाएंगे। शुभ ने आखिरकार उठकर अलमारी खोली। कपड़े निकालते हुए बोला, तुम्हें पता है, अगर कभी मॉम होती तो शायद डैड इतने सख्त न होते। वो दोनों मिलकर मुझे समझा लेते। हाँ, अन्वी बोली, और शायद तब तुम्हें भी इतना बड़ा नहीं बनना पड़ता एक साथ। तुम्हारे अंदर जो बच्चा है, वो अब भी मॉम की गोद ढूंढता है। शुभ एक पल के लिए ठिठक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, शायद इसीलिए तुम हो, ताकि वो खाली जगह थोड़ी भर सके। अन्वी ने धीरे से सिर झुका लिया।
उसके गालों पर हल्की लालिमा उतर आई थी। बाहर कार के हॉर्न की आवाज गूंजी। शायद अनवर आ गया, उसने कहा। शुभ ने दरवाजे की ओर देखा। तो अब मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा रही है। बस कुछ घंटों के लिए, अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज तुम मुझे रात को लेने आ जाना। शुभ वॉशरूम की ओर जाते हुए बोला, कहो तो साथ चलूं। अनवी उसे घूरते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप रेडी होकर नीचे आ जाना। वो कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन जाते हुए दरवाजे से मुड़कर आखिरी बार देखा। शुभ अब भी वही खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, मानो उसकी हर रवानगी उसके लौट आने का वादा बन जाती हो। नीचे हॉल में विराज खड़े थे। उन्होंने अनवी को देखा। जा रही हो? जी डैड, उसने विनम्रता से कहा। शाम तक वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना, विराज ने कहा। उनकी आवाज में वही देखभाल थी जो वो अपनी बेटी के लिए रख सकते थे, क्योंकि अब ये घर सिर्फ बेटों का नहीं, बेटियों का भी था। कैफे की हल्की रोशनी में उस शाम का सन्नाटा कुछ अलग ही था। न कॉफी मशीन की परिचित गुनगुनाहट सुकून दे रही थी, न बाहर गिरती बूंदों की ठंडक। अंशी ने एक कोना चुना था, वही जहां उस दिन उसने सारांश को देखा था। वो अब भी उसकी आंखों में बसा हुआ था, जैसे उस एक मुलाकात ने उसके दिल में एक खिड़की खोल दी हो। मगर उस खिड़की के बाहर सन्नाटा था। उसके सामने आधी ठंडी हो चुकी कॉफी रखी थी। वो हर बार दरवाजे की ओर देखती, हर बार निराश होती। वेटर बोला, मैम, और कुछ लाऊं? अंशी ने बस सिर हिला दिया, उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। उसके भीतर एक बेचैनी थी, कहीं मैं उसे फिर से खो तो नहीं दूंगी। वो खुद से बोली, वो आएगा। शायद आज नहीं, पर कभी तो आएगा। बाहर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में हल्की बारिश की बूंदें चमक रही थीं। लोग जोड़े बनाकर चल रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई भीगने से बच रहा था। और वहीं, उस कोने की खिड़की के पीछे बैठी अंशी के मन में बस एक सवाल था। क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, या खुद से भाग रहा है? रात गहराने लगी। वो उठी, बिल चुकाया और दरवाजे तक पहुंचकर एक बार फिर मुड़ी। खाली टेबल, ठंडी कॉफी और उस खिड़की से आती हल्की हवा, सब उसे याद दिला रहे थे कि सारांश अब नहीं आएगा। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और बाहर निकल आई। रास्ता सुनसान था, उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे हर कदम उम्मीदों की टूटने की आवाज दे रहा हो। गाड़ी का दरवाजा खोलते वक्त उसकी आंखें भर आईं। वो पीछे मुड़ी, उस कैफे को आखिरी बार देखा। शायद ये मेरी उम्मीदों की आखिरी शाम थी। वो कार में बैठी, हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, अब मैं ऐसे नहीं टूटूंगी। वो क्यों भाग रहा है, ये मुझे पता लगाना ही होगा। जबली लौटते वक्त रास्ते में हवा उसके बालों से खेल रही थी, मगर उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। जहां पहले मासूम उम्मीद थी, अब वहां जिद और दृढ़ता थी। वो जान चुकी थी कि सारांश के चारों ओर कोई राज है, और अब वो सिर्फ उसे समझने नहीं, उसके अंधेरे में उतरने जा रही थी। रावल मैंशन उस रात कुछ ज्यादा ही शांत था। बाहर गार्डन में हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी, और अंदर खाने की मेज पर सभी एक साथ बैठे थे। नाज, ऋषि, रोनी, रिद्धि, लेकिन सास और सिद्धि नहीं थे। वो दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे। नाज ने सूप सर्व करते हुए सबको मुस्कुरा कर देखा। चलो, आज बिना सास और सिद्धि के ही खाना खाते हैं। वो लोग देर से आएंगे। रिद्धि हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाए। उसके मन में पता नहीं क्यों एक बेचैनी थी। इस घर की दीवारें अब उसे उतनी ठंडी नहीं लगती थी, लेकिन उसके भीतर एक डर हमेशा मौजूद था, कहीं कोई उसकी दी के मकसद तक न पहुंच जाए। नाज ने टेबल पर प्लेटें सजाईं, फिर खुद भी साड़ी का पल्ला ठीक करती हुई साइड की कुर्सी पर बैठ गई। उसने सबको देखकर कहा, आज तो मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, हमेशा की तरह बस सर्व करने में नहीं लगूंगी। हंसी मजाक के बीच माहौल हल्का हो गया था। सब खाना खा रहे थे। तभी रोनी ने अचानक रिद्धि की ओर देखा और सहजता से पूछा, रिद्धि बेटा, हमने सुना है तुम्हारा कोई अंकल भी है, वो क्या करते हैं? सवाल साधारण था, लेकिन रिद्धि की उंगलियां अचानक कांप गईं। उसका कांटा प्लेट में रुक गया। कमरे की गर्म हवा अचानक ठंडी लगने लगी। सिद्धि वहां नहीं थी, लेकिन जैसे उसका नाम लेते ही रिद्धि के भीतर उसके शब्द गूंज गए। कभी किसी को अपने अतीत के बारे में मत बताना, रिद्धि। रोनी ने जब रिद्धि का चेहरा देखा, तो उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। उधर ऋषि, जो अब तक चुपचाप खाना खा रहा था, उसने भी सिर उठाकर उसे गौर से देखा। रिद्धि ने कोशिश की अपनी घबराहट को छिपाने की, लेकिन उसकी आंखें सच्चाई बोल चुकी थीं। गले की नसें तन गईं, और होंठ सूख गए। वो हल्के से बोली, वो अब नहीं रहे, मर चुके। कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा फैल गया। बस प्लेटों की खनक रह गई। नाज ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की, अरे बेटा,
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ऋषि का चेहरा गंभीर था। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। रिद्धि ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन भीतर उसके मन में एक और आवाज चल रही थी। काश सच में वो मर गया होता, वरना दी एक दिन बहुत पछताएगी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराकर प्लेट में खाना उठाया, ताकि किसी को उसकी घबराहट का अंदाजा न हो। ऋषि ने धीरे से कहा, बेटा, अगर कभी कुछ कहना हो, कोई बात जो दिल में हो, तो हमें बताना। हम तुम्हारे अपने हैं। रिद्धि ने सिर हिलाया, जी अंकल, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था, जैसे उसने अपनी भावनाओं पर ताला लगा। चैप्टर 69। अब आगे। उधर शहर के एक आलीशान रेस्टोरेंट में साज और सिद्धि की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। अब वो दोनों एक प्राइवेट लाउंज में डिनर कर रहे थे। चारों ओर धीमी रोशनी, बैकग्राउंड में सॉफ्ट जैज म्यूजिक और एक हल्की सी महक, जिसमें कॉफी और महंगे परफ्यूम का मेल था। साज अपनी प्लेट से ज्यादा सिद्धि को देख रहा था। उसके चेहरे की हर हरकत, हर मुस्कान जैसे उसे कुछ कह रही थी। सिद्धि सामने बैठी थी, ब्लैक साटन ड्रेस में, उसके कानों में छोटे मोती झिलमिला रहे थे। उसने कई बार महसूस किया कि सास की निगाहें उस पर हैं, लेकिन उसने नजरें नहीं उठाई। आप कुछ कहना चाहते हैं? सिद्धि ने बिना देखे पूछा। सास हल्के से मुस्कुराया, क्या मैं इतना जाहिर कर देता हूँ? कभी कभी लोग जो नहीं कहते, वो उनके देखने के अंदाज में साफ दिखता है। सास ने ठंडी सांस ली, फिर बोला, शायद इसलिए मुझे आप दिलचस्प लगती हैं, मिस सिद्धि। आपके शब्दों में भी बिजनेस नहीं, एक कहानी छिपी है। सिद्धि ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कहानी? हाँ, कहानी तो है, लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ है, सास। सास उसकी चुप्पी को गलत समझ बैठा। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपके साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे हर बात कुछ और गहरी हो जाती है। सिद्धि ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखें प्लेट पर ही टिकी रहीं। सास सर, बिजनेस डिनर में बातें बिजनेस की ही अच्छी लगती हैं। सास हंसा, कभी कभी बिजनेस और दिल दोनों को एक टेबल पर बैठने देना चाहिए। सिद्धि ने सिर उठाया, उनकी आंखें मिली। वो पल कुछ सेकंड का था, लेकिन उसमें एक अजीब जंग थी, सास की नजरों में सच्चाई और अपनापन, और सिद्धि की नजरों में छिपा हुआ शक और बदला। वापसी के रास्ते में कार में सन्नाटा था। सास ड्राइव कर रहा था, और सिद्धि खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों की नमी छिप नहीं पा रही थी। सास ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से कहा, कभी कभी अतीत को भूलना ही सबसे बड़ा बिजनेस डिसीजन होता है। सिद्धि का दिल धक से रह गया। क्या उसे कुछ पता चल गया था, या ये बस एक इत्तेफाक था? उसने सख्त आवाज में कहा, कुछ बातें भूलना आसान नहीं होता। सास ने बस इतना कहा, सही कहा आपने, कुछ बातें दिल में रह जाती हैं, और वही इंसान को बदल देती हैं। कार आगे बढ़ती रही। दोनों खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी में दो दुनिया टकरा रही थी, एक का प्यार और दूसरे का बदला। और रावल मेंशन की डाइनिंग टेबल पर कही गई वो एक लाइन, वो मर चुके, अब धीरे धीरे एक ऐसे सच की ओर बढ़ रही थी, जो सबके रिश्तों की नींव हिला देगा। जिंदल मेंशन की हर खिड़की से सुनहरी रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। रसोई से नत्तू के बनाए आलू के पराठों और पनीर मलाई की खुशबू हॉल तक फैली हुई थी। बड़े से डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। आकाश जिंदल, जो इस घर की रीढ़ थे। श्री, जो हर बात को नरमी और समझ से सुलझाती थी। देव, जिनका स्वभाव थोड़ा तुनक मिजाज मगर दिल से कोमल था। और नत्तू, जो अपनी मस्ती और नटखट बातों से हर खाने को त्योहार बना देती थी। उनके बीच बैठी थी देविका, जो आज कुछ ज्यादा ही चुप थी। टेबल पर हंसी मजाक, चम्मचों की खनक और परिवार का सुकून, सब कुछ अपनी जगह पर था। पर तभी देव ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, मॉम, डैड, मुझे देविका के लिए एक लड़का पसंद है। सभी के हाथ एक पल को थम गए। देविका ने अचानक नजरें उठाई। नत्तू का हाथ बीच में ही रुक गया, रोटी तोड़ते तोड़ते। क्या कहा तुमने? उसने आश्चर्य से पूछा। देव ने बिल्कुल निश्चिंत अंदाज में कहा, हाँ, मुझे देविका के लिए एक अच्छा लड़का मिला है, बहुत ही जिम्मेदार और सुलझा हुआ। बिजनेस में भी अच्छा है और फैमिली भी बहुत अच्छी है। आकाश और श्री ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी मुस्कान में हल्की हैरानी थी। नत्तू ने देव की ओर झुकते हुए उसकी कोहनी पर हल्का सा काट मारा। देव, ऐसे कैसे, इतनी जल्दी मेरी बेटी की शादी करोगे तुम? अभी तो उसके करियर की शुरुआत है। देव ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा। अरे भाई, करियर तो चलता रहेगा, लेकिन उम्र निकल गई तो लड़के भाग जाएंगे। अरे भाग जाएं तो भागे, मुझे क्या? नत्तू ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी मेरी बच्ची की उम्र ही क्या है, अभी तो 23 साल की हुई है वो।
देव ने मजाकिया अंदाज में कहा। 23 साल की है तो क्या हुआ, तुम्हारे इस उम्र में तो देविका मेरी गोद में थी। पूरा टेबल ठहाकों से गूंज उठा। नत्तू ने झट से जवाब दिया। मेरी गोद में बोलो, देव ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमसे ज्यादा तो वो मेरी गोद में रहती थी, तो मैं अपनी ही कहूंगा ना। आकाश ने पानी का गिलास रखकर कहा। बस करो तुम दोनों, बेटी की शादी की बात करते करते टॉम एंड जेरी बन गए। श्री मुस्कुराई। सच में तुम दोनों का ये रिश्ता ही सबसे मजेदार है। लड़ाई में भी इतना प्यार छिपा होता है कि देखने वाला हंस पड़ता है। देव ने कहा। अरे यही तो जिंदगी का मसाला है भाभी जी, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा। नत्तू बोली। और नमक तुम हो। पूरा टेबल हंसी से भर गया। देविका हंसते हंसते बोली। डैड मम्मी, आप दोनों अगर ऐसे ही लड़े तो मेरी शादी से पहले ही घर में कॉमेडी शो शुरू हो जाएगा। आकाश ने श्री की ओर देखते हुए मुस्कुराया। सच कहूं, देव ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत संभाला है। नत्तू, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने पति पर। नत्तू बोली। डैड हमारी एक ही बेटी है। श्री हंसते हुए बोली, दूसरी तुम हो ना। नत्तू ने भौहें उठाई और बोली। डैड मॉम, आप भी ना हमेशा अपने बेटे की साइड ले लेते हैं, बहू छोड़कर। श्री ने हंसते हुए कहा। अरे नत्तू, तुम्हारे जैसे बोल्ड बहू के सामने तो देव बेचारा बच्चा लगने लगता है। देव ने कहा। बिल्कुल, अब देखिए मेरी बात बीच में ही रोक देती हैं। तो रोकूंगी नहीं तो क्या करूं? नत्तू बोली। तुम्हारी बातें सुनने बैठूं तो सास बहू सीरियल के 50 एपिसोड बन जाएं। देव ने कहा। चलो भाई, मैं बोलना बंद करता हूं, अब तुम ही बताओ, शादी कब कर रहे हैं? नत्तू बोली। जब मुझे लगेगा कि मेरी बेटी रेडी है। चैप्टर 70। अब आगे। नत्तू बोली। जब मुझे लगेगा कि मेरी बेटी शादी के लिए रेडी है। देव अपने मन में सोचने लगा। अब तुम्हें कौन बताए कि तुम्हारी बेटी तो कब से रेडी है। डाइनिंग हॉल में ताजे फूलों की महक, रसोई से उठती पराठों और इलायची वाली चाय की खुशबू, और उस सब के बीच गीता आंटी की आवाज। मिस्टर वशिष्ठ, नाश्ता तैयार है। विराज अखबार रखते हुए बोले। ठीक है, सबको बुला दो। तभी बाहर से एक कार के ब्रेक की आवाज आई। गीता आंटी ने झांक कर देखा। लगता है अनवर बाबू आ गए। विराज के चेहरे पर मुस्कान आई। अरे अनवर बेटा, कैसे हो? उन्होंने उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खुला और सामने वही जाना पहचाना चेहरा, चमकती आंखें, हंसमुख अंदाज, कंधे पर बैग टांगे हुए अनवर, जिसकी मौजूदगी से घर का माहौल हमेशा बदल जाता था। अंकल। वो आगे बढ़ा, विराज के गले लग गया। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं बेटा। विराज ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू बता, तू कैसा है? चेहरा तो पहले से और चमक रहा है। आपकी आशीर्वाद से, अनवर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वैसे मैं आया तो सिर्फ अपनी दी को लेने। विराज ने हंसते हुए कहा। वो ऊपर है, तैयार हो रही है। चल अंदर बैठ। सीढ़ियों से उतरती हुई अनवी दिखाई दी। हल्के गुलाबी सूट में, बालों को खुला छोड़े हुए, चेहरे पर वही शांत आत्मीयता जो हर दिल को सुकून देती थी। जैसे ही अनवी ने अपने छोटे भाई को देखा, उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। अनवर, दोनों की आवाजें एक साथ गूंजी। अगले ही पल अनवर दौड़कर आया और अपनी दी से लिपट गया। वो आलिंगन किसी औपचारिक मुलाकात का नहीं था, वो उन अनकहे एहसासों का संगम था जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं। दी, आप कैसी हैं? उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। अनवी मुस्कुराए, आंखों में हल्की चमक थी। तुझे कैसी देख रही हूँ? अनवर ने उसे सिर से पांव तक देखा, फिर चुटकी ली। हैप्पी, बहुत हैप्पी। वैसे जीजू कहाँ हैं? कहीं अब भी सो रहे हैं क्या? अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, वो बस कपड़े बदल रहे हैं, आते ही होंगे। अनवर ने हंसते हुए कहा। वैसे दी, जीजू को देखकर तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आपकी लाइफ अब कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण बन चुकी है। अनवर, अनवी ने उसे हल्के से सिर पर मारा। तू ना बिल्कुल नहीं बदला। और आप भी नहीं, अनवर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अब भी वही दी जो मुझसे नाराज होने का नाटक करती हैं, और फिर 5 मिनट बाद चॉकलेट खिला देती हैं। वो दोनों हंस पड़े। इतने में गीता आंटी ट्रे लेकर आई। सर, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी या ग्रीन टी? अनवर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं अपनी दी को बस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गीता मुस्कुराई। इतनी जल्दी भी क्या है बेटा, थोड़ा घर का नाश्ता कर लो। विराज ने भी उसी समय कहा। हाँ अनवर, अपनी दी को ले जाना है तो ले जाओ, पर कम से कम नाश्ता तो कर लो। अनवर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। नहीं अंकल, आज थोड़ा जल्दी पहुंचना है, हवेली में सब इंतजार कर रहे होंगे। विराज ने हंसते हुए कहा। अरे भाई, हवेली तो भागी नहीं जा रही,
तू बैठ, पहले कुछ खा ले। अन्वी ने सिर हिलाया। डैड सही कह रहे हैं, पहले बैठ, कुछ खा ले फिर चलते हैं। अनवर बैठ गया, पर उसकी नजरें अब भी इधर उधर घूम रही थी। शुभ अब नीचे आ चुका था, सफेद शर्ट और डेनिम में, हल्की सी मुस्कान लिए। उसने अनवर के कंधे पर हाथ रखा। कैसे हो भाई? जीजू, बस दी को लेने आया हूँ, अनवर ने मजाक में कहा। सुना है आप उन्हें बहुत काम करवाते हैं। अरे नहीं, शुभ ने कहा, काम नहीं, उन्हें घर संभालना आता है। अब ये घर उन्हीं की वजह से घर बना है। विराज ने गौर से दोनों को देखा। एक बेटा, जो अब भी आधा बच्चा था, और एक बहू, जो धीरे धीरे उस घर की बेटी बन चुकी थी। गीता आंटी ने टेबल पर नाश्ता रखा, गरम पराठे, आलू की सब्जी, दही और फलों का जूस। सभी बैठ गए। अनवर ने पहला निवाला लिया। वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, विराज ने कहा। बेटा, तू जितना बोलता है उतना खा भी ले, वरना अनवी तुझे भूखा नहीं जाने देगी, अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा डैड, मेरे घर से जो भी जाता है उसे हमेशा तृप्त होकर ही जाना चाहिए। फिर तो दी, आज तो मुझे देर हो जाएगी, अनवर ने मुंह भरे हुए कहा, क्योंकि इतना अच्छा खाना देखकर तो कोई जल्दी जा ही नहीं सकता। सभी हंस पड़े। वो पल, वो माहौल एक छोटे प्यारे से परिवार की गर्माहट बिखेर रहा था। शुभ और अनवर के बीच भाई साले की खींचतान शुरू हो गई, और विराज अपने बच्चों को देख बस मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर बाद अनवर ने घड़ी देखी। दी, अब सच में निकलना होगा, हवेली पहुंचने में टाइम लग जाएगा। अनवी ने सिर हिलाया। ठीक है। माहौल में अचानक ठंडक सी आ गई जब मिष्टी अंदर आई। वो सफेद शिफॉन की साड़ी में थी, बाल खुले हुए, चेहरा हमेशा की तरह खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चुभन थी। वो चुप नहीं रह सकती थी। अरे वाह, मिष्टी ने दरवाजे के पास खड़ी होकर कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं होता ये शादी हो कैसे गई। एक को जिम के सिवा कुछ सूझता नहीं, और दूसरे को गेम्स के सिवा कुछ आता नहीं। क्या जोड़ी है, गीता आंटी ने धीरे से कहा। मिष्टी, लेकिन मिष्टी की नजरें सिर्फ अनवी और शुभ पर थी, ठंडी पर तंज से भरी। अनवर ने प्लेट नीचे रखी और पूरी शालीनता से उसकी ओर देखा। आंटी जी, उसने बहुत सभ्यता से कहा, मेरी दी के जिम का ही कमाल है कि उनके पास आपकी उम्र से ज्यादा मेडल्स हैं, और जहां तक मेरे जीजाजी की बात है, वो गेम्स के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं, मैंने खुद देखा है। कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। मिष्टी के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अनवर ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर आप इन दोनों के बारे में अच्छा नहीं बोल सकती, तो कम से कम बुरा भी मत कहिए। हर किसी की अपनी कहानी होती है, और हर रिश्ता किसी वजह से बनता है, शायद ये रिश्ता भी किसी वजह से ही बना है। विराज ने सिर झुकाकर मुस्कुराया। पहली बार किसी ने इतने सीधे शब्दों में मिष्टी को जवाब दिया था। मिष्टी ने होंठ भींचे, उसकी आंखें लाल हो उठी। बहुत समझदार हो गए हो तुम, वो धीरे से बोली, पर दुनिया इतनी सीधी नहीं जितनी तुम्हें लगती है, बेटा, अनवर ने कहा। हो सकता है, पर दी और जीजाजी के बीच जो रिश्ता है वो सच्चा है। वो सच्चा है, और सच्चाई को दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ता। वातावरण में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। मिष्टी बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठी और बाहर चली गई। उसके कदमों की आहट धीरे धीरे सीढ़ियों में गुम हो गई। शुभ ने सिर खुजाते हुए कहा, भाई, तू तो बड़ा डेंजरस निकला, तूने तो मिष्टी आंटी की बोलती बंद कर दी। अनवर ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजाजी, मैं वही करता हूँ जो सही लगता है। अनवी ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो अब निकलते हैं, विराज ने कहा। ख्याल रखना अनवी। जी डैड, अनवी ने कहा। शुभ बोला, रात को मैं खुद लेने आऊंगा तुम्हें। कार के बाहर निकलते ही हवा में हल्की ठंडक थी। अनवी ने शीशे से पीछे मुड़कर देखा। विराज दरवाजे पर खड़े थे, शुभ ऊपर बालकनी से देख रहा था, और मिष्टी पर्दे के पीछे से किसी अनजाने दर्द के साथ झांक रही थी। वशिष्ठ मेंशन के उस शांत वातावरण में अनकहे रिश्तों की गूंज थी। चैप्टर 71। अब आगे। कमरा हल्की धूप में नहाया हुआ था। पर्दों से छनकर आती सुनहरी किरणें सोना के चेहरे पर पड़ रही थी। वो शांति से बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई बच्चा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक हो। आज उसका चेकअप था। नेहा मासी ने सुबह से ही उसे तैयार कर दिया था। उसके बाल दो प्यारी सी चोटी में बंधे थे, और गुलाबी फ्रॉक में वो सचमुच गुड़िया लग रही थी। अंश सोना के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक झलक थी अपनापन की, कुछ ऐसा जो जिम्मेदारी से आगे बढ़ चुका था, जैसे वो सिर्फ एक देखभाल करने वाला नहीं, बल्कि किसी टूटी हुई आत्मा का सहारा बन गया हो। डॉक्टर निशी कमरे में आई। उनकी आंखों में ममता और पेशेवर गंभीरता दोनों थे। उन्होंने सोना की फाइल खोली, कुछ नोट्स देखे, और फिर मुस्कुराकर कहा, सोना, आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो।
सोना खिलखिलाकर हंसी, फिर अंश की ओर झुककर बोली, हीरो सुना? डॉक्टर बोली, सोना स्मार्ट है। अंश हंसी रोक न सका। हाँ, मेरी हीरोइन तो बहुत स्मार्ट है। निशी मुस्कुराई और स्टेथोस्कोप से सोना का चेकअप करने लगी। नब्ज, पल्स, रेस्पिरेशन सब देख चुकी तो अंश की ओर मुड़ी। अंश, मुझे कहना होगा, सोना में बहुत सुधार है। पहले के मुकाबले अब वो ज्यादा शांत है, चीजें समझती है और प्रतिक्रिया भी दे रही है। सोना ने जल्दी से पूछा, डॉक्टर आंटी, सोना ठीक हो रही है? अंश ने उसकी ओर झुकते हुए उसके बालों को सहलाया। हाँ, बिल्कुल, मेरी सोना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी मासूम हंसी कमरे में गूंज गई। लेकिन तभी अंश ने धीरे से पूछा, सोना, तुम्हें याद है तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? या उनका नाम? पहले तो सोना ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक जैसे किसी ने उसकी भीतर की नस को छू दिया हो, उसका चेहरा सख्त पड़ गया। मॉम, उसने दोहराया, और अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से आंखें ढक ली और कांपती आवाज में बोलने लगी, मॉम को मत मारो, मत मारो, मॉम को छोड़ दो, प्लीज। अंश का दिल सन रह गया। उसने तुरंत उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सोना पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, आंखें किसी अदृश्य डर से चौड़ी, जैसे वो किसी पुराने खौफ को दोबारा जी रही हो। सोना, सोना शांत हो जाओ। निशी ने नजदीक जाकर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से पैनिक में चली गई थी। उसने अंश को भी धक्का दे दिया और चिल्लाने लगी, नहीं, मैं नहीं देखना चाहती, मॉम को मत मारो। अंश के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें गीली हो आईं, उसने महसूस किया कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक गहरा जख्म है, जो वक्त के साथ और भी गहराता गया है। निशी ने तुरंत अपने बैग से सिरिंज निकाली और एक हल्का ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्ट कर दिया। कुछ ही सेकंड में सोना का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसका सिर अंश की गोद में टिक गया। कमरे में बस सन्नाटा रह गया। अंश ने धीरे से कहा, मासी माँ, कुछ तो बहुत बुरा हुआ होगा। ऐसा रिएक्शन, ऐसे डर तो तब आते हैं जब किसी बच्चे ने अपनी आंखों से कुछ देखा हो। निशी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, अंश, मैं यही सोच रही थी। संभव है कि उसके सामने उसकी मॉम के साथ कोई हादसा हुआ हो। वो दृश्य शायद इतना भयानक था कि दिमाग ने उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन डर वहीं रह गया, दबा हुआ। अंश की आंखें उस सोई हुई लड़की पर टिक गईं, जो उसकी गोद में अब मासूम बच्चे की तरह चैन से सो रही थी। मासी, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, उसके सामने उसकी फैमिली या अतीत की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, निशी बोली। अभी वो मानसिक रूप से बहुत नाजुक है। कोई भी पुरानी याद उसके दिमाग को झटका दे सकती है। उसे सिर्फ सुरक्षा और प्यार की जरूरत है। अंश ने सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। मैं ध्यान रखूंगा। फिर उसने सोना को अपनी बाहों में उठाया। उसकी सांसों की गर्माहट अंश के सीने से टकरा रही थी। उस पल उसे महसूस हुआ, ये लड़की अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। अंश कार में बैठा, धीरे धीरे सोना को लेकर घर की ओर चला गया। हर मोड़ पर, हर सिग्नल पर, वो बार बार शीशे में उसके शांत चेहरे को देखता रहा। कभी उसके माथे से बाल हटाता, तो कभी फुसफुसाता, तुम अब कभी अकेली नहीं हो, सोना। घर पहुंचकर उसने उसे धीरे से कमरे के बिस्तर पर लिटाया। लाइट्स मध्यम कर दी, फिर उसके माथे को चूमा। अब सो जाओ, सब ठीक है। सोना की उंगलियां अनजाने में अंश की शर्ट पकड़ ली। अंश वहीं उसके पास बैठ गया। रात धीरे धीरे बीतती रही, और उस कमरे में दो जिंदगियां अपने अपने दर्द से जूझती रहीं, पर एक दूसरे के साय में उन्हें पहली बार सुकून मिला था। जिंदल मेंशन। देविका की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में जिद थी, वही जिद जो नत्तू की आंखों में देव ने सालों पहले देखी थी। टेरेस की ठंडी हवा चल रही थी, पर देव का माथा पसीने से भीगा हुआ था। देविका ने फिर से कहा, डैड प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे वेद से ही शादी करनी है। किसी और के साथ जिंदगी सोच भी नहीं सकती। वो देव का हाथ पकड़कर उसे जोर से हिलाने लगी। आप मम्मी से बात कीजिए ना, वो मान ही नहीं रही हैं। देव ने गहरी सांस ली, नजरें आकाश की ओर टिका दी, जैसे जवाब आसमान से गिर जाएगा। मन में सोचा, हे भगवान, ये दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। एक जिद पे अड़ी है कि शादी नहीं होगी, दूसरी उसी जिद पे कि शादी इसी से होगी। अब मैं बीच में फंस गया हूँ। देव ने अपने को संयत करते हुए देविका के सिर पर हाथ रखा। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ। देविका की आंखों में चमक आ गई। सच डैड, आप बात करेंगे मम्मी से? देव ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, लेकिन तू ये मत सोच कि सब एकदम आसान होगा। तेरी मम्मी को मनाना तो मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं। देविका ने होंठ काटते हुए कहा, मुझे मालूम है डैड, लेकिन आप ही उन्हें मना सकते हैं। आप ना सुपर हीरो हैं।
देव मुस्कुरा दिया। हाँ, सुपरहीरो तो हूँ, पर तेरी माँ के सामने मेरी सारी सुपर पावर फेल हो जाती हैं। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे एक हल्की सी बेचैनी थी, आने वाले तूफान की। देव ने टेरेस से नीचे नजर डाली। नट्टू नीचे गार्डन में फोन पर किसी से बात कर रही थी, शायद शादी की कोई दूसरी बात। देव के मन में सवाल उमड़ा, क्या वो वेद को कभी स्वीकार करेगी, या इस घर में एक और जंग छिड़ने वाली है। उसने देविका की ओर देखा। जा बेटा, अब तू अपने रूम में जा, मैं आज ही तेरी मम्मी से बात करता हूँ। देविका ने झट से देव को गले लगा लिया। थैंक यू डैड, आई लव यू। देव ने उसकी पीठ थपथपाई। मुझे प्यार दिखा के काम निकाल लेती है तू भी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। देविका मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि आपकी दोनों फेवरेट हैं ना हम। देव ने बस पलके झपका दी। चैप्टर 72। अब आगे। चौधरी हवेली उस शाम किसी पुराने संगीत की तरह गूंज रही थी। दीवारों से पहचान की खुशबू उठ रही थी, और गार्डन की हवाओं में हल्का सा अपनापन तैर रहा था। सूरज पश्चिम के आकाश में ढल रहा था जब अनवा और अनवी की कार हवेली के बड़े फाटक से अंदर दाखिल हुई। 7 बज चुके थे। गाड़ी जैसे ही रुकी, दोनों ने देखा हवेली के गार्डन में लगभग सब लोग खड़े थे। सजे हुए दियों की कतारों के बीच परिवार के चेहरे किसी अनकहे इंतजार की झलक दिखा रहे थे। बस एक चेहरा वहां नहीं था, रत्ना देवी। अनवर ने हैरानी से गाड़ी से उतरते हुए कहा, अरे, सब यहाँ खड़े क्यों हैं? अगर इतना इंतजार करना था तो गांव के बस स्टैंड तक ही आ जाते ना। सिमरन जी ने हल्की मुस्कान के साथ डांटने के लहजे में कहा, तू चुप कर अनवर, तुझे क्या पता जब बेटी घर से जाती है ना, तब उससे मिलने के लिए आंखें नहीं, पलकें बिछानी पड़ती हैं। हर आवाज पर लगता है कि वो लौट आई। अनवी के कदम भारी हो गए। हवेली की मिट्टी में कदम रखते हुए उसे याद आया, यही आंगन, यही सीढ़ियां, और यही लोग कभी उसके अपने थे, और अब सब कुछ कितना अजनबी लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। सबसे पहले वह रणधीर चौधरी के सामने जाकर रुकी। उसकी आंखें नम थीं। वो झुककर उनके हाथ थामे हुए बोली, पर दादू, आप कैसे हैं? रणधीर चौधरी के झुर्रियों भरे हाथ कान पे, लेकिन उन्होंने स्नेह से अनवी के सिर पर हाथ रखा। ठीक ही हूँ बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, बस तू ठीक रहना। अनवी ने आंखें झुका ली। फिर वो आगे बढ़ी, राज चौधरी और सिमरन जी के गले लगी। सिमरन जी की आंखें छलक आईं। तू आई तो सही, उन्होंने कहा, बस अब बार बार आती रहना। अनवी ने हल्की मुस्कान दी, हाँ माँ, अब बार बार आऊंगी। फिर उसने एक एक कर सबका आशीर्वाद लिया, नीति जी, संदीप जी, निशी, और छोटे बच्चों तक। हर कोई अनवी को देख जैसे सालों बाद किसी अधूरी तस्वीर को पूरा होते देख रहा था। आखिर में वह रुकी, आशी और करण के सामने। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। ये वही दो चेहरे थे जिनसे वो वर्षों से नजरें नहीं मिला पाई थी। वो नीचे देखते हुए धीमी आवाज में बोली, मॉम, डैड, सॉरी, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। हवेली का माहौल जैसे एक पल को थम गया। आशी और करण ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने एक साथ आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। पगली, करण बोले, तू हमारी अच्छी बेटी है, आगे से ऐसा मत कहना कभी। आशी की आंखों से आंसू टपक पड़े, बेटा, रिश्ता अगर सच्चा हो तो गलती से भी नहीं टूटता। अनवी का गला भर आया। उसके अंदर सालों से दबा हुआ पछतावा और अपनापन एक साथ बाहर फूट पड़ा। वो दोनों के गले लगकर रो पड़ी। उस रोने में माफी थी, प्यार था, और सबसे बढ़कर घर लौट आने की राहत थी। अनवर एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, अब सब ठीक है, लेकिन इस मिलन की गर्मी के बीच भी हवेली की हवाओं में एक सर्द लहर थी। वो रत्ना देवी की गैरहाजिरी थी। सिमरन जी ने अनवर की ओर देखा। वो ऊपर मंदिर में हैं, शायद नीचे नहीं आना चाहती। अनवी ने सिर झुका लिया, मुझे उनसे मिलने जाना होगा। सभी ने चुपचाप उसे जाने दिया, जैसे हवेली की हर दीवार भी उसकी वापसी का गवाह बनना चाहती थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम के साथ उसके अंदर की धड़कन तेज होती गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा, रत्ना देवी पूजा की थाली लिए बैठी थी। दिए की लौ उनकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन चेहरा किसी अनकहे दर्द से भरा था। दादी, अनवी ने धीमे से कहा। रत्ना देवी ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, आ गई तू? हाँ दादी, सिर्फ मिलने आए हैं या रहने भी? उनकी आवाज में नफरत नहीं थी, बस कुछ ऐसा था जो समय ने सिखाया था, एक चुप्पी जो बहुत कुछ कहती थी। अनवी ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। रहने का वादा तो नहीं कर सकती, पर कोशिश जरूर करूंगी कि अब फिर से इस घर का हिस्सा बन जाऊं। रत्ना देवी की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस पूजा की थाली उसके हाथों में थमा दी और बोली,
अगर सच में लौट आई है तो इस घर की दिया खुद जलाना, ताकि सबको यकीन हो जाए कि अब अंधेरा नहीं रहेगा। अन्वी ने थाली ली, आंखें बंद की और वो दिया जलाया जो सालों पहले बुझ गया था। नीचे आंगन में सब खड़े थे। जब अन्वी लौटी तो उसके चेहरे पर वही सुकून था जो किसी लंबे सफर के बाद मंजिल पाकर मिलता है। रणधीर चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो हवेली फिर से अपनी लग रही है। और सच में उस शाम चौधरी हवेली के हर कोने में फिर से रिश्तों की रोशनी जल उठी थी। लेकिन किसे पता था, इस रोशनी के पीछे अतीत के कुछ साए भी अब धीरे धीरे लौटने वाले हैं। लिविंग एरिया में चारों ओर गुनगुनाती सी शाम थी। पुराने झूमर की हल्की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। अन्वी बीच में सोफे पर बैठी थी और उसके चारों ओर चौधरी परिवार के लोग वैसे ही जमा थे जैसे किसी अपने की लंबी जुदाई के बाद स्वागत करने को बैठे हों। नीति सबसे पहले आगे आई। उसकी आंखों में सच्ची जिज्ञासा और थोड़ी चिंता थी। वो बोली, हाय हाय अन्वी, शुभ तेरे साथ अच्छे से तो रहता है ना? इस घर में तुझे कोई परेशान तो नहीं करता? अन्वी हल्का सा मुस्कुराई। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, छोटी दादी, कोई मुझे परेशान नहीं करता। सब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। उसकी आवाज में अपनापन था, मगर उसके लहजे में वो परिपक्वता भी झलक रही थी जो शादी के बाद धीरे धीरे किसी लड़की में आ जाती है। सिमरन जी, जो अब तक सबको शांत होकर देख रही थी, अपनी जगह से उठी और अन्वी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उनकी आंखों में वही ममता थी जो एक माँ तब दिखाती है जब बेटी की आंखों में नया घर और नई जिंदगी के सवाल हों। वो बोली, अन्वी बेटा, शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हर घर में, हर रिश्ते में, लेकिन धीरे धीरे सब सुलझ ही जाता है। बस कोशिश करना कि उस घर के लोगों को समझो, उनका स्वभाव जानो। रिश्ते निभाने के लिए वक्त और सब्र चाहिए। अन्वी ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, जी बड़ी दादी, मैं कोशिश कर रही हूँ। कमरे में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। सबके चेहरों पर सुकून था, जैसे किसी ने मन की गांठ खोल दी हो। नीति ने मजाक के अंदाज में कहा, वैसे अन्वी, तेरी तस्वीरें देखकर तो लगा था तू तो शादी के बाद भी वही जिम वाली कड़क अन्वी ही है, लेकिन आज तो लग रहा है कि तू पूरी बहू बन गई। सब हंस पड़े। अन्वी ने भी हल्की हंसी के साथ कहा, छोटी दादी, जिम में ट्रेनिंग लेना और घर संभालना दोनों अलग बातें हैं। अब तो मुझे किचन की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ रही है। इस पर सिमरन जी हंसते हुए बोली, बस यही तो चाहिए बेटा, जो बेटी अपने मायके और ससुराल दोनों को बराबर अपनाए, वही घर को स्वर्ग बना देती है। राज चौधरी, जो अब तक अखबार के पीछे छिपकर सब सुन रहे थे, बोले, हमारी बिटिया को कोई सिखाएगा नहीं, ये खुद सिखाएगी सबको। बचपन से ही सबकी समझदार रही है। उनकी बात पर आशी ने हल्की मुस्कान दी। सही कहा पापा, लेकिन शादी के बाद हर बेटी के भीतर कुछ न कुछ बदल जाता है। अब हमारी अन्वी और भी शांत हो गई है। संदीप जी ने भी कहा, हाँ, मुझे तो लगता है कि अब ये घर की बड़ी बहुओं जैसी लगने लगी है। वो ठहराव आ गया है इसके स्वभाव में। अन्वी हल्का सा शर्मा गई। आप सब ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे मैं कोई टॉपर हो गई हूँ, उसने कहा। सभी जोर से हंस पड़े। हवेली की हवा में हंसी और स्नेह का एक अदृश्य संगीत गूंज गया।